नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आप लोगों का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात राज्य के आवश्यक मूलभूत तत्व क्या हों। राज्य के आवश्यक मूलभूत तत्वों के बारे में राजनीतिक विचारकों में मतभेद रहा है। फिर भी आज आधुनिक राजनीतिक विचारक राज्य के 4 मुख्य आवश्यक तत्व मानते हैं। गार्नर की राज्य की परिभाषा में इन 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख मिलता है। गार्नर ने पहले तत्व के रूप में मनुष्य के समूह को, दूसरे तत्व के रूप में एक प्रदेश जहां वह रहते हों, तीसरे तत्व के रूप में आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता को, और चौथे तत्व के रूप में जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए राजनीतिक संगठन को राज्य का आवश्यक तत्व मानना है। अर्थात आधुनिक राजनीतिक विचारक 4 राज्य के आवश्यक तत्व मानते हैं। उनमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। आइए अब विस्तार से इन सभी आवश्यक तत्वों के बारे में बात की जाए। जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी राज्य का आवश्यक तत्व है, क्योंकि मनुष्यों के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी राज्य की जनसंख्या के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह एक ही जाति, धर्म, समुदाय, भाषा या संस्कृति से जुड़ी हो, परंतु एक ही राज्य का नागरिक होने के नाते उनकी निष्ठा का केंद्र एक निश्चित राज्य ही होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी हो, इस संबंध में विचारक एक मत नहीं है। जहां प्लेटो ने लाज में अपने उप आदर्श राज्य में उस राज्य की जनसंख्या 5040 बताई थी, वहीं रूसो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। किंतु आज के इतने बड़ी जनसंख्या वाले आधुनिक राज्यों के संदर्भ में ये बातें प्रासंगिक नहीं हैं। प्लेटो के समय नगर राज्यों के संदर्भ में तो 5040 की जनसंख्या उपयुक्त है, किंतु आज के आधुनिक राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार किसी राज्य की जनसंख्या का निर्धारण उपयुक्त नहीं है। इस संदर्भ में अरस्तु का यह कथन प्रासंगिक है कि राज्य की जनसंख्या न तो इतनी विशाल हो कि प्रशासनिक समस्या बन जाए, और न ही इतनी कम हो कि वह शांति एवं सुरक्षा न कर सके। जनसंख्या इतनी हो कि लोग आत्मसंतोष या आत्म पर्याप्तता का जीवन बिता सकें। अरस्तु ने जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष पर बल न देकर के गुणात्मक पक्ष पर बल दिया है, अर्थात राज्य के जितनी भी जनसंख्या हो या राज्य के जितने भी नागरिक हों या उसमें रहने वाले नागरिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए, अर्थात बुद्धि और चरित्र से वे धन संपन्न होने चाहिए। अर्थात राज्य की जनसंख्या बुद्धि संपन्न एवं चरित्र संपन्न एवं नैतिक आदर्शों का पालन करने वाली होनी चाहिए। गार्नर का भी यह मानना है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, और वह इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए जिससे इसके भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त हो जाएं। अब हम राज्य के दूसरे आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग पर आते हैं। निश्चित भूभाग के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। घुमक्कड़ लोगों का, खानाबदोश लोगों का कोई भी राज्य नहीं हो सकता, चाहे उनमें किसी भी तरह का राजनीतिक संगठन क्यों न विद्यमान हो। भूभाग से तात्पर्य केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं है, इसमें नदियां, सरोवर, खनिज, वायु क्षेत्र व समुद्र की पट्टी व अंतरिक्ष भी शामिल है, अर्थात भूमि, जल तथा वायुमंडल, और 3 मील तक के विस्तार का समुद्र भी इसमें समाहित है। क्लेवर प्रथम लेखक था जिसने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था। ब्लंटसनी के अनुसार राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है तो राज्य का भौतिक आधार भूमि है। बिना भूमि के राज्य संभव
नहीं है। राज्य के भूक्षेत्र का आकार क्या हो, इस संबंध में सामान्य मत यह है कि राज्य का आकार उतना होना चाहिए जिससे उसकी समुचित सुरक्षा हो सके और जनसंख्या वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि आज जहां रूस जैसे विशाल आकार वाले राष्ट्र हैं, वहीं फिजी, मॉरिशस, वेटिकन सिटी जैसे लघु आकार के भी राज्य हैं। राज्य की जो भूमि है वह खनिज साधन संपन्न और उपजाऊ होनी चाहिए। अब हम राज्य के तीसरे मुख्य तत्व सरकार पर आते हैं। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छा प्रकट करता है और उसे पूरी करता है। यह जरूरी नहीं कि सरकार किसी खास किस्म की हो। राज्य के स्वरूप पर सरकार का स्वरूप निर्भर करता है और राज्य का स्वरूप राज्य के निवासियों के चरित्र और उनकी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। ब्लंटस्ली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए राज्य की आकांक्षाओं को, राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार अति आवश्यक है। सरकार ही वह संस्था है जो वैधानिक बल का प्रयोग करके राज्य के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। अब हम राज्य के एक मुख्य आवश्यक तत्व, सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व संप्रभुता पर आते हैं। संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य के आंतरिक परिक्षेत्र पर सभी निवासियों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। इसके साथ ही वह राज्य दूसरे राज्यों के संबंध में नियंत्रण से स्वतंत्रता है। अर्थात संप्रभुता राज्य के प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, अर्थात राज्य की इच्छा का अनुपालन करने के लिए उसके सभी नागरिक बाध्य हैं। इसके साथ ही राज्य अपने वैदेशिक संबंधों के संचालन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। अर्थात राज्य का दूसरे विदेशी राज्यों से कैसा संबंध होगा, उसका कैसा वैदेशिक संबंध होगा, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र है और अपने आंतरिक क्षेत्र में सभी नागरिकों पर सर्वोच्च है। संप्रभुता ही, गैटल कहता है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले लोग तथा सरकार संपन्न व्यक्ति भी तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक उनके अधिकार में संप्रभुता न हो। उदाहरण स्वरूप आजादी से पूर्व भारत का उदाहरण यहाँ पर प्रासंगिक है। भारत पहले जनसंख्या भी थी, एक निश्चित भूभाग भी था और सरकार भी था, परंतु भारत एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ादी मिलने के बाद, संप्रभुता संपन्न होने के बाद ही राज्य था। उसके पहले वह ब्रिटिश राज्य के अधीन एक डोमिनियन स्टेट था। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व, इनमें से किसी के भी अभाव में राज्य का गठन नहीं हो सकता। राज्य के गठन के लिए लोगों के समूह के साथ, लोगों का समूह अर्थात जनसंख्या, निश्चित भूभाग, उसमें व्यवस्था के लिए एक सरकार तथा आंतरिक एवं बाह्य रूप से सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता का होना आवश्यक है। आधुनिक राज्य इन चारों विशेषताओं में से किसी के भी न होने से किस राज्य रूपी संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। धन्यवाद।